friends, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarvin. Today our chapter is cell structure and functions. So chapter के नेम से आप समझ गए होंगे कि हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. हम ये पढ़ेंगे कि सेल्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर किस तरीके के सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर होता क्या है, सेल्स के शेप्स के होते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे. तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप वीडियो की नई अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें. सो हम स्टार्ट करेंगे सेल से. सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही अराइज होगा कि सेल एग्जैक्टली है क्या. तो सेल को समझने पहले एक बेसिक चीज से स्टार्ट करती हूँ मैं, दैट इज जो वर्ल्ड है. हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. पहले तो एक बेसिक चीज से, वर्ल्ड है किन कैटेगराइज में बांटेंगे, मतलब कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना. मीन्स कि वर्ल्ड जो है वो कितने ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ है. सो द फर्स्ट इज लिविंग, सेकंड इज नॉन लिविंग. ठीक है. तो जो लिविंग है वो आप उसमें कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं, कुछ सिमिलैरिटी ऐसी जो लिविंग को रिप्रेजेंट करे, जो कहे कि लिविंग जो है वो यही है. तो ऐसी सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में. आप खुद ही अपना दिमाग लगाइए कि कौन सी सिमिलैरिटी होगी. तो एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखें तो चैप्टर का नेम क्या है, सेल. सो दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सी बेसिक चीज होगी जो सिमिलर है सब में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉट इंक्लूडेड नॉन लिविंग, ओनली लिविंग. सो उसमें आपको पता लगा होगा क्या होगा, सेल. ओके. तो सेल्स जो है वो चाहे तो एक हों चाहे ज़्यादा हों, एक से फर्क नहीं पड़ता, बट होता तो है ना सेल. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप कोई चीज़ कहें कि बेसिक जो है चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो सिमिलैरिटी हम कहें कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो चीज़ है सेल. तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो आपको एक आदमी का नाम जानना ज़रूरी है जिसने सेल को डिस्कवर किया. एग्जैक्टली सबसे पहले मन में यही अराइज होता होगा कि सेल किसने डिस्कवर किया और वो किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था, कौन से सेल के ऊपर रिसर्च कर रहा था. तो मैं बताती हूँ आपको. वो रिसर्च कर रहा था, सबसे पहले तो उसका नाम है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया. मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसने सबसे पहले इसको देखा था. और इन्होंने कौन सा सेल देखा था, तो वो है डेड कॉक सेल. डेट इज की जो हनी बी स्ट्रक्चर लाइक दिखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है. जैसे ये सेल है उनका, डेड कॉक सेल है, ठीक है. उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है. वैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, बिल्कुल उसके जैसे दिखती होती है, बट तब भी एक बार रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से. उनके अंदर होल्स होते हैं छोटे 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 छोटे. वैसे मैंने तो बड़े दिखाए हैं बट होते छोटे ही हैं. और ये जो है ये चीज़ें सेल वॉल होती हैं. ठीक है. सेल वॉल क्या होता है एग्जैक्टली, तो ये आगे जाके आपको पता लगेगा. सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें कुछ समझते हैं सेल के बारे में. तो पहले मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, और मैंने बताया वो कैसे डिस्कवर किया. वो डेड कॉक सेल को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे और उन्होंने डिस्कवर कर लिया. ठीक है. अब सेल है क्या, तो जैसा कि आप देखते हैं तो जैसा कि आप देखते हैं घरों को देखा है कभी, हाउसेस, चाहे वो झोपड़पट्टी हो, चाहे पक्का हाउस हो, चाहे कच्चा हाउस हो, जो मर्जी हो, घरों को देखा होगा आपने. वो छोटी 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 ब्रिक से बने होते हैं, या है ना. और उनको बना मतलब इनका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है जिसने इन्हें बनाया है, तो वो है ब्रिक्स. तो इसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो सेल. तो आप सेल को कह सकते हो सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल नीड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म.
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यही हमारे फंक्शंस परफॉर्म करता है पूरी बॉडी के, या फिर आप ये कह सकते हैं सेल्स वो स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी जो कि अंदर पूरी बॉडी में रहती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और उनकी बॉडी को एक तरीके की स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, तो जैसे ये चीज़ बनी है वैसे ही ह्यूमन की बॉडी में या फिर कोई और बॉडी में, वैसे मैं ह्यूमन की बॉडी अज्यूम करते हैं, ह्यूमन की बॉडी अज्यूम करें तो उसके अंदर छोटे 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 इसी तरीके से छोटे छोटे सेल होते हैं। आप मानेंगे नहीं, आप 0.25 सेकंड्स के लिए यूनिसेलुलर थे, मींस जैसे ये एक पत्थर है, सिर्फ एक पत्थर है, वैसे ही आप एक सेल थे, सिर्फ एक सेल, और अब आपके अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पता नहीं कितने होंगे। ठीक है, तो मतलब पूरी बॉडी में ये सेल कैसे फैले, जैसे ये फैले पूरे घर में। ठीक है, तो इस तरीके से ही सेल पूरी बॉडी में रहते हैं। तो आप कह सकते हो जो मैंने आपको डेफिनेशंस दी वो बेसिकली सही है, मतलब प्रूव कर सकते हो इससे। तो इसके बाद बात आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब होता तो है सेल, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपने मैंने अभी आपको कुछ बोला था थोड़ी देर पहले, अगर आप वीडियो को पीछे करके देखें, रिवाइंड करके देखें, तो मैंने एक बार बोला था कि सेल यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर समझाने लगे, तो अब समझाती हूँ। सबसे पहले तो बात आएगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स वन, ठीक है, सेलुलर मीन्स सेल, और ऑर्गेनिज्म मीन्स तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यूनिसेलुलर का मीनिंग समझिए, आपकी एक बॉडी जब सिर्फ एक सेल से बनी होती है तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डोनेट कर देते हैं। ठीक है, और मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, मल्टी से ही पता लग गया होगा, मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई से सब वाकिफ होते ही हैं, तो मल्टी से पता लग गया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 1 से ज़्यादा ही। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की आप बेस्ट एग्जांपल लो तो आप अपनी बॉडी ले लो, दैट इज ह्यूमन। ठीक है, और अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कोई बेस्ट एग्जांपल लो तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल रिकमेंड करूंगी अमोएबा। अब ये अमोएबा क्या है आपने कभी सुना नहीं होगा इससे पहले, अगर सुना भी होगा तो भूल चुके होंगे। तो अमोएबा अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, दैट इज अमोएबा की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अमोएबा कुछ इस तरीके का दिखता होता है। ये रहा इसका सेल, मतलब एक खुद ही एक सेल है। अमोएबा बहुत छोटा होता है और ये अकेला मतलब खुद का ही एक सेल है, मतलब ये इसकी बॉडी है पूरी सेल की। ठीक है, ये करता है। अब ये बना कैसा होता है, अब देखो जब ये कैसे बना होता है, ये एक सेल का बना होता है। ठीक है, अब ये खाना कहाँ से लेता है। ठीक है, तो इसके तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये खाना कहाँ से लेता है। तो एग्जैक्टली ये काली काली चीज़ आपको पता लग गई होगी अब क्यों बनाई है मैंने। इसे कहते हैं हम पसियोपीडिया। ठीक है, पसियोपीडिया। तो पसियोपीडिया एग्जैक्टली है क्या, इसे हम पसियोपीडिया कहते हैं। ये जो काली काली सी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है अभी साइड पे, इसे हम कह सकते हैं पसियोपीडिया। तो पसियोपीडिया है क्या, ये एक प्रोजेक्शन होती है जिसे अमोएबा ऐसे लग करके ऐसे फेंकता है और में अपना शिकार पकड़ता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये पसियो मतलब एक अकेला सेल तो फिर ऐसे पड़ा ही रहेगा, कुछ काम तो कर नहीं पाएगा। तो क्या करता है पसियोपीडिया, एक इसके अंदर चीज़ होती है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है ना, वैसे इसके ऊपर पसियोपीडिया होती है और वो क्या करती है, इसे कवर करके रखती है। जब अमोएबा खाना पकड़ने
करने वाला होता है तो ये क्या करता है, इस तरीके से लक करता है उसे, जैसे कमेलियन करता है अपनी जीभ को, वैसे ही ऐसे करता है और उसके बाद क्या होता है वो पकड़ता है उसे और वहाँ पकड़ के खा लेता है अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से इसका शिकार करने में मदद करता है। तो अमोएबा आपको समझ में आ गया क्या है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज WBC. So WBC means white blood cells. वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स पता ही होंगे जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, मतलब इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो चोटें लगती हैं उसके ऊपर जो ये देखते हैं ना आप, जैसे आपकी चोट लगी, बहुत तेज चोट लगी, 2-3 दिन बाद देखेंगे उसके ऊपर कुछ एक स्ट्रक्चर टाइप आ जाएगी जो कि रेड ब्राउन सी कलर की होगी, तो वो कौन बनाता है, एग्जैक्टली वो वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जब भी आपको चोट होती है, आपको हर्ट होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं बॉडी आपकी, और फिर बाद में वो यहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे उसे रिलीफ देते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा खून ना बहे और बाहर से जो इन्फेक्शंस हैं वो ना आए अंदर। ठीक है, इसलिए WBC को मतलब एक तरीके से आप वाइट ब्लड सेल्स इसलिए यूज़ होते हैं पूरी बॉडी में। बट अभी हम मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एग्जैक्टली अपनी शेप चेंज करते हैं, मीन्स कि वो भी, बट वो अमोएबा की तरह नहीं। अमोएबा कोई भी शेप ले सकता है, मतलब वो मेरी शेप ले लेगा, कभी आपकी शेप ले लेगा, किसी बुक की शेप ले लेगा, किसी पेपर की शेप ले लेगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी सी कोई भी शेप ले लेगा, किसी रस्सी की शेप ले लेगा, कोई भी शेप ले सकता है वो। एग्जैक्टली इसकी कोई शेप है ही नहीं। बट वाइट ब्लड सेल्स भी शेप चेंज करते हैं, बट इतना नहीं जितना अमोएबा करता है। अमोएबा बिल्कुल फ्री होता है, वो इतना सा भी बन सकता है, इतना सा भी बन सकता है, रस्सी टाइप का कुछ भी बन सकता है। बट वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा शेप नहीं चेंज कर सकते, वो थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया। अब हम कुछ बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। साइज की बात करें तो एग्जैक्टली सेल बहुत छोटा होता है, मीन्स इसे आप हाई माइक्रोस्कोप से देखोगे तब जाके आपको छोटा सा दिखेगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो सेल कितना छोटा होगा। तो इसकी साइज की तो बात कर ही नहीं सकते, बट इसकी शेप की बात करें, अगर हम शेप की बात करें तो सेल की शेप बहुत तरीके की होती है, दैट इज राउंड, elongated, spherical, oval, branched, etc. मीन सेल इन सब से कोई भी शेप ले सकता है। ये मतलब शेप नहीं लेते, कोई अलग, मतलब हर एक की डिफरेंट शेप होती है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स की शेप अलग है, रेड ब्लड सेल्स की शेप अलग है, हमारे सेल्स की शेप अलग है, एनिमल सेल की शेप अलग है, प्लांट सेल की शेप अलग है। इसी तरीके से बहुत सारी शेप्स होती हैं उनकी। ठीक है, बट अभी हम बात करते हैं साइज की। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हमें इतना तो पता ही है, ये माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बट अब आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं स्मॉलेस्ट सेल, so that is बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल का साइज कितना है, तो 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल अभी तक जितना भी डिस्कवर हुआ है वो है बैक्टीरियल सेल, और उसका साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स का होता है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको जनरल जीके की बुक्स में आ जाता होगा, बट तब भी जिनको नहीं पता उनके मन में आएगा कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है। सो मैं आपको बता दूं, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है, और इसका साइज होता है
170 mm to 150 mm। ओके, तो ये इसका साइज होता है, लार्जेस्ट सेल जो कि अभी तक डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो अब कुछ मेन चीज़ों की बात करते हैं हम, तो पे आते हैं। ये साइज, सेल के शेप वगैरह ये सब कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अब मेन चीज़ों की बारी आएगी जो आपके 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आएंगे और बहुत सारी मेन चीज़ें प्रोवाइड पड़ेंगी। दैट इज पार्ट्स ऑफ सेल्स। इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, सेल के पार्ट्स। अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हो तो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में तो एग्जैक्टली पढ़ना ही होगा आपको। तो इसी तरीके से अगर आप सेल की बात करें तो पार्ट्स ऑफ सेल एक मेन क्वेश्चन अराइज होगा। और ये अगर आपकी बोर्ड की क्लास है, अभी पीएससी बोर्ड के अगर आप, तो आपको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए चैप्टर, क्योंकि आप मतलब मेन होगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इसमें। सो पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। मींस कि सैल के अंदर ही होती है, सेल वॉल के अंदर। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये बनी होती है कुछ कैल्शियम से, सल्फर से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, बहुत सारी चीज़ें बनी होती है। मतलब एग्जैक्टली इसमें वाटर, नाइट्रोजन सब कुछ मिक्स होता है। और ये प्रोटोप्लाज्म सेल में बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ट्रांसफ़र करती है। मीन्स कि सेल के अंदर बाहर कुछ ना कुछ तो चीज़ होनी चाहिए ना ऐसी, जो अंदर से बाहर ट्रांसफ़र करे और बाहर से अंदर ट्रांसफ़र करे। तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है जो ट्रांसफ़र करता है ऐसी चीज़ें। इसके बाद जो सेल होता है वो कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। The first one is cell wall, cytoplasm, and the third one is न्यूक्लियस। सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल, तो सेल वॉल अब पता लग गया होगा, सेल की वॉल या फिर सेल्स वॉल। देखा तो वैसे इसे सेल वॉल ही जाता है, बट आप इसे कह सकते हो सेल की वॉल। दैट इज के सेल के बाहर एक आउटर लेयर होती है जो कि बहुत थिक होती है, बट होती है। और ये क्या करती है, शेप देती है सेल को, उसका साइज देती है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है, बाहर की जो मतलब टेम्परेचर से बचाती है। लाइक जैसे कि अगर आपके ऊपर स्किन ना हो तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा हुआ तो आपका तो ब्लड ही सड़ जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो आपकी ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आप मतलब आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेल का भी तबीयत ख़राब हो जाता है अगर उसका सेल वॉल ना हो। मतलब कि बाहर हमारे अंदर टेम्परेचर चेंज होता रहता है यार, एक जगह थोड़ी ना रहता है। तो वही चीज़ है कि सेल जो है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से सेल वॉल बना गया है, जो ताकि जो टेम्परेचर है वो सेल के अंदर कांस्टेंट रहे। समझे? और इसके साथ साथ सेल वॉल क्या करता है, इसको शेप देता है। एक तो बता दिया मैंने, शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेन होती हैं वैसे तो। और साथ में ये इसको ट्रांसफ़र भी करता है, मतलब कि कोई भी अंदर से चीज़ बाहर जो है वो सेल वॉल के मतलब एक तरीके से निगरानी में जाती है। ठीक है, सेल वॉल समझ में आ गया होगा आपको। सेल वॉल एक मेन चीज़ है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियस, सेल वॉल आर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट साइटोप्लाज्म इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट सेल वॉल की और न्यूक्लियस की बात ही अलग है। सेल वॉल पता लग गया। अब कुछ बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म है कहाँ आखिरकार, आपको मतलब पता तो होना चाहिए ना। तो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो जिसमें डूबी रहती हैं, ये वाली चीज़।
जो कि ये डेंस फ्लूइड है जो यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मीन जिस लिक्विड के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर ही कह सकते हो, इसे एक लिक्विड कह सकते हो जिसके अंदर सेल के जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म किस में हेल्प करता है आपको पता लग ही गया होगा। ये जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको तैरने में मदद करते हैं अंदर, और बाकी ये भी ट्रांसफर में मदद करता है, मतलब अंदर से बाहर जो सामान है जो आता है वो इसकी हेल्प से आता है। लाइक जैसे आपके कुलियर वाला आता है ना, वैसे ये भी है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये बाहर से जो सब्सटेंस है उन्हें अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और यहाँ से अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और साथ में ये अंदरूनी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, इसके लिए भी ये मदद करता है। कह सकते हैं ये तरीके की बाइक है जो कि आपको बाहर जाने में मदद कर रही है घर से, और घर के अंदर ही घूमने में भी मदद कर रही है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक तरीके से अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म की तो आपको पता लगी कुछ मतलब बेनिफिट्स, बट अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस, तो मैंने पहले अमोएबा के अंदर कुछ इस तरीके का सर्कल बनाया था, कुछ याद आया आपको? तो ये क्या होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एग्जैक्टली है, तो न्यूक्लियस बहुत मेन चीज़ है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। न्यूक्लियस क्या करता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, न्यूक्लियर प्रोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं हमारी पूरी बॉडी को बनाने में। मीन सेल जो है वो न्यूक्लियस के बिना अधूरा है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल में होता है, और न्यूक्लियस एक प्रोटेक्टिव शील्ड से ढका होता है, जैसे हम कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें छोटी छोटी बूंदें होती हैं, छोटी 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 पोर्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। सो सबसे पहले मतलब ये सब कुछ तो आपको पता लग गया कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म रखा जाता है। न्यूक्लियोलस में अंदर की भी कुछ चीज़ होती है, अब वो चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है, दैट इज क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा, तो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स, सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके जेनेटिक्स लेते हैं। आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर आगे जाके पढ़ोगे, इसके बाद ही चैप्टर है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप आगे 9 चैप्टर्स ध्यान से पढ़ सको। ठीक है, तो जब चैप्टर नंबर 9 पढ़ोगे रिप्रोडक्शन, तब आपको पता लगेगा कि जेनेटिक्स कैसे जाते हैं क्रोमोसोम से। पर अभी बेसिक चीज़ें बताएं तो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो जेनेटिक्स हैं वो जा रहे होते हैं। मीन्स पेरेंट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी पेरेंट्स करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी की सारी उसके अंदर घूम रही होती हैं। और जब फ्यूजन होता है और बाद में जब वो अंदर आती है हमारे अंदर, तो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही आती हैं। मीन्स जो क्रोमोसोम्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके जो जेनेटिक्स हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं और हम फिर पैदा हो जाते हैं हमारे अंदर। इसलिए पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मीन्स जो पेरेंट्स करते हैं वही हम करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके पापा के काले बाल हैं तो कोई कहता है कि तेरे पापा के काले बाल होंगे इसलिए तेरे काले बाल हैं अब तक। तो वही चीज़ है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक्स थे जो कि पापा के थे, पापा के हमारे अंदर आ गए और हम पापा पे चले गए। तो यही चीज़ है क्रोमोसोम्स की, हम क्यों पापा पे जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कितनी सारी चीज़ें पता लगती हैं हमको, और ये क्रोमोसोम्स उन सब में से मेन। ठीक है, इसके बाद भी हम बहुत सारी मेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि होंगी प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। नाम से तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो अगर आपको अगर आगे भी देखना है आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो इसके बाद पार्ट 2 ज़रूर देखें। ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेल्स और सेल की बेसिक कुछ चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें। आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जो अगर स्टडी करना चाहता है इस चैप्टर के बारे में या फिर साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उसे वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, स्टे होम, कीप लर्निंग।